फंडामेंटल नजरिया लेने का वक्त है। अमित खुराना है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अमित, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में इस वक्त तो सेंटिमेंट काफी बुलिश दिख रहा है, एफआईज वापस आए हैं, दूसरा अर्निंग्स जो है वो एक बड़ा ट्रिगर है, और इनफैक्ट वो स्पेसेस में भी आपको अच्छी मूव दिख रही है जहां पर सेंटिमेंट अब तक सुधरा हुआ नहीं था, यानी जिन पर बड़ी हिट जो फार्मा स्टॉक्स वर हैमर्ड बैडली अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो। लेकिन अब क्योंकि वहां पर ये वन ऑफ होगा या फिर कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, यूएस को जो फार्मा बेस्ड कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं उन शिपमेंट्स में सुधार दिख रहा है। अर्निंग्स से एक्चुअली अगर इस डेटा पॉइंट को देख लें तो शायद फार्मा के सेट ऑफ नंबर्स अच्छे आएंगे। बिजनेस अपडेट्स जो फाइनेंशियल्स के आ रहे हैं वो भी एक अच्छी लाइन, एक अच्छी एक्सपेक्टेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअली कौन से सेगमेंट्स और सेक्टर्स से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? आपकी एनालिसिस क्या कह रही है Q4 के लिए? देखिए, Q4 में जो नंबर्स स्ट्रॉन्ग आने की बात है वो बैंकिंग इन पर्टिकुलर, रियल एस्टेट जिसमें बहुत ही एक स्ट्रेंथ दिखाई दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक नंबर अच्छा रहेगा। तो ये दो सेक्टर इन पर्टिकुलर। बाकी अगर आप न्यूट्रल मोड में बात करें तो शायद एक इम्प्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हम कह सकते हैं वर्सेस Q2 वर्सेस Q3, वहां पर बेटर नंबर्स लार्जली स्टेपल कंपनीज और कुछ पेड कंपनीज में शायद आने की उम्मीद कर सकते हैं। आईटी में शायद अभी भी थोड़ा सा कंसर्न बना रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से स्लोडाउन की बात चल रही है और थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर को लेकर भी इस बारे में कंसर्न है मार्केट में, शायद वो नंबर्स उतने बुलिश नहीं आएंगे। दिस इज ये हमारा assumption है। फार्मा में स्पेसिफिकली मेरा ऐसा मानना है कि Q4 वर्सेस Q3 बेहतर रहेगा, लेकिन अब वो कितना बेहतर रहेगा और क्या वो एक इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा कि जो मार्जिन्स का प्रेशर है वो अल्टीमेटली खत्म हो गया है या अभी भी बना हुआ है, इस चीज का कंफर्मेशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जानने के लिए कि यहाँ से फार्मा स्टॉक्स का रुख किस तरफ जाएगा ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। Absolutely, Mr. खुराना, गुड आफ्टरनून, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स को टच बेस आपने ज़रूर किया, लेकिन एक सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर की शाइन क्या वापस लौटती हुई नज़र आएगी? क्योंकि Q4 एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें इन पर्टिकुलर, अनुमान यही है कि पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आना हुई हैं, खबरों का सिलसिला जो देखने को मिला इस सेक्टर के लिए, वो एक बूस्टर के तौर पर काम कर सकता है। जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी हटने से हो सकता है कि प्रदर्शन अच्छा देखने को मिले इन पर्टिकुलर मेटल स्पेस में। मजबूत घरेलू डिमांड तो है ही जिसका एक इम्पैक्ट नजर आएगा, और साथ ही चीन की रीओपनिंग भी है जिसे एक फैक्टर के तौर पर समझना चाहें। मेटल सेक्टर पर क्या नजरिया होगा? क्या इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? क्योंकि ग्लोबल कनेक्ट से जुड़े हुए ये सेक्टर हैं, तो ऑफकोर्स ग्लोबल अनिश्चितताएं अब भी जारी है। सो इन्हें मद्देनजर रखते हुए इन सेक्टर्स में कोई प्रॉमिसिंग ट्रेंड्स बन रहे हैं या इन सेक्टर्स को सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखना है? इस तरफ वॉच लिस्ट में, क्योंकि मेटल्स में हमारा व्यू पिछले 4 क्वार्टर से न्यूट्रल टू नेगेटिव रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड मैं मानता हूं कि बहुत स्ट्रांग रहा है और जो कोर सेक्टर्स रहे हैं इंडिया में थोड़ा सा रिकवरी का रुख रहा है, तो उसकी वजह से मेटल्स को बेनिफिट मिला है। लेकिन इसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है वो ग्लोबल फैक्टर्स का होता है, और ग्लोबल फैक्टर्स क्योंकि इन्फ्लेशन पहले बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से वो नेगेटिव एक सिनेरियो बन गया था मेटल कंपनीज के लिए। और अब क्योंकि रिसेशनरी टेंडेंसीज की बात हो रही है कि ग्लोबल ग्रोथ पे काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है अगले 6 से 12 महीने में, तो मेटल कंपनीज के लिए उतना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता हमें अभी नहीं दिख रहा है। जहां तक बात है चीन की, आपने बताया कि रीओपनिंग की जो बात है वो चाइना में पिछले 6 महीने से बात है, लेकिन आप ये देखें कि कैपेसिटी भी साथ में उतनी है कि प्राइस बेनिफिट जो मेटल कंपनीज को मिलना चाहिए और वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर होता है इनकी अर्निंग्स का, वो उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है एज पर आवर एनालिसिस। ओके, ठीक है सर। एक चीज़ मेरे को और समझनी है इस बार, क्योंकि अर्निंग की शुरुआत हुई है, तो मोटा मोटी आप अर्निंग के हिसाब से ये सेगमेंटेड कर सकते हैं कि कहाँ पे ग्रीन शूज़ काफ़ी अच्छे हैं। वो वैल्यूएशन के तौर पर भी हो सकता है, वो ग्रोथ के तौर पर भी हो सकता है, वो मार्जिन के तौर पर भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तौर पर भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर कोई सेगमेंट आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये सेगमेंट ज़्यादातर चीज़ें प्लस लेके बैठा है? देखिए, ऐसे बहुत सारे सब सेगमेंट्स होंगे, मैं उनको सेक्टर्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब सेगमेंट्स हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया रियल एस्टेट के बारे में, जो बुकिंग्स, जो प्री सेल्स बुकिंग आती है वो एक रिफ्लेक्ट करता है विजिबिलिटी को, वो डेटा बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, ये बात जरूर है कि
लास्ट के 12 महीनों में रियल एस्टेट स्टॉक में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, और उसका बड़ा कारण इस बात का रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स, जो बोरोइंग रेट्स है, वो क्योंकि बढ़ गई है, तो उसकी वजह से मार्केट का एक कंसर्न जो था वो उन स्टॉक्स को ज्यादा परफॉर्म नहीं करने दे रहा था। अब क्योंकि रेट्स के टॉप आउट की बात है, तो शायद ये एक ट्रिगर है जो मार्केट कंसिडरेशन में लेके उन स्टॉक्स को रीरेट कर सकता है, क्योंकि डेटा बहुत ही स्ट्रांग है, बुकिंग नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। सिमिलरली एफएमसीजी कंपनी, स्टेपल कंपनीज का लास्ट के 12 महीने में बहुत ही मेजर जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ था रॉ मटेरियल को लेकर, वो लार्जली अब्सॉर्ब है। हमारा ऐसा मानना है कि अगले 9 से 12 महीने में अगर ये रॉ मटेरियल का रुख लोअर तरफ रहता है, इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, तो इन कंपनीज को एक बहुत बड़ा मार्जिन बेनिफिट मिलने का पोटेंशियल बन जाता है। अब वो कुछ मार्जिन पास ऑन भी करेंगे तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा, और कुछ मार्जिन रिटेन कर सकते हैं तो उसमें अर्निंग्स का बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली लिकर कंपनीज, अल्कोबेव कंपनीज, जिनको लास्ट ईयर बहुत बड़ा लॉस हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बड़ा बढ़ गया था, अब वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो चुका है, और नए साल में अप्रैल से काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेलिंग प्राइस को बढ़ाने का एक परमिशन दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए भी डेल्टा सामने आएगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे सब सेक्टर्स और सेक्टर्स जो हम डिफाइन कर सकते हैं, उनके लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको अगले 2 से 12 महीने में दिखने का पोटेंशियल है। ओके, ऑलराइट अमित, ये तो कुछ आपके पसंदीदा सेक्टर्स की बात हुई। हालांकि एक व्यू अब भी समझना चाहिए इस मोमेंट पर भी कि आईटी सेक्टर अब भी हाई कन्विक्शन लिस्ट पर क्यों नहीं आ पा रहा। हालांकि रिजल्ट्स आज टीसीएस की शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ की उम्मीद तो नहीं है, म्यूटेड से नंबर्स रहने की एक्सपेक्टेशन है, बट अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के रेशो से, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो क्या इसमें बाइंग, या आप कुछ देर और रुक कर, जब तक इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनारियो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसमें बाइंग नहीं आएगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी सारे आईटी स्टॉक्स अट्रैक्टिव लेवल पर दिखने शुरू हो गए हैं, और इसमें लार्जली मैं बोलूंगा लार्ज कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज जिसे हम डिफाइन करते हैं, उनमें हमारा थोड़ा एक बेटर आउटलुक हमारे को ऐसा लगता है वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस अभी भी हमारे हिसाब से काफी महंगी है। और आईटी में आप देखें कि हमारा एस्टिमेशन है 6 से 8% ग्रोथ का फॉर FY24। मार्केट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा उससे ज्यादा है, 8 से 10% की तरफ। हमारा ऐसा मानना है कि अगर ये अपग्रेड का पोटेंशियल दिखता है, जैसे गाइडेंस आएगी कंपनीज की और एक नया स्टेटमेंट आएगा, पोटेंशियल फॉर अपग्रेड्स हो सकते हैं। वी विल प्रेफर कि हम उसके लिए वेट करें और उसके बाद एक नया डिसीजन लेने का सिनेरियो बनाएं। लेकिन इस बात का भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 6 से 8% ग्रोथ हम एस्टिमेट कर रहे हैं, शायद वो 4 से 6 भी रहने का रिस्क हो सकता है। और यही एक कारण है कि हम लोग अभी भी मोर और लेस न्यूट्रल है आईटी को लेकर। लेकिन मैं अगेन क्वालिफाई कर दूं इस बात को कि लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स अट्रैक्टिव दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी हमारे को रिस्क टू अर्निंग्स काफी हाई दिखता है, स्पेशली विद द वैल्यूएशंस व्हिच आर एट 30 टाइम्स 35 टाइम्स। वो हमें लगता है कि बड़ा रिस्क हो सकता है। क्लियरली तो एफएमसीजी, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स हैं जिस पर बुलिश नजरिया, आईटी प्लेयर पर न्यूट्रल व्यू, और साथ ही मेटल्स को वॉच लिस्ट में रखने की राय, और ऑटो और केमिकल्स पर भी कॉशियस आउटलुक अमित खुराना की तरफ से। मिस्टर खुराना, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना डिटेल्ड एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।